Welcome to our YouTube channel Biology Book. Today we are study and discuss about translation in eukaryote. इसके पहले के लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट के बारे में देखा था. अब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, बिकॉज ऑफ इसमें जो मल्टीपल फैक्टर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस में. तो सबसे पहले हम जानेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में. Now the eukaryotic translation is the biological process by which messenger RNA is translated into protein in eukaryotes. The eukaryotic translation is completed in the following step: initiation of translation, elongation of peptide chain, termination of peptide chain. Same as prokaryotic translation, इसमें भी initiation होगा, elongation होगा and termination होगा. तो सबसे पहले हम जानेंगे initiation के बारे में. इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होता है? The initiation of translation in eukaryotes is complex, involving at least 10 eukaryotic initiation factors. EIFS इसका मतलब यही होता है eukaryotic initiation factors. Some of the EIFS contains multiple 3 to 8 subunits. The process of translation initiation can be divided into 4 steps. अब जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है वो 4 स्टेप में डिवाइड हो जाता है. सबसे पहला होता है राइबोसोमल डिसोसिएशन, सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले हम जानेंगे राइबोसोमल डिसोसिएशन के बारे में. तो राइबोसोमल डिसोसिएशन में क्या होता है? द 80S राइबोसोम डिसोसिएट टू फॉर्म 40S एंड 60S सब यूनिट. अब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? 80S राइबोसोम पार्टिसिपेट करता है. सो फर्स्ट राइबोसोमल डिसोसिएशन में क्या होता है? 80S राइबोसोम्स डिसोसिएट हो जाता है 40S एंड 60S सब यूनिट्स में. Two initiating factors, namely EIF3 and EIF1A, bind to the newly formed 40S subunit and thereby block its reassociation with 60S subunit. अब क्या होता है? जो 40S subunit है उस पर EIF3 यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड EIF1A यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A वो बाइंड कर जाता है 40S सब यूनिट के साथ, जिसकी वजह से जो 60S यानी कि बड़ा वाला सब यूनिट है वो बाइंड नहीं कर पाता है 40S सब यूनिट्स के साथ. फॉर दिस रीजन सम वर्कर्स नेम EIF3 एज अ एंटी एसोसिएशन फैक्टर. इसके कारण EIF3 को क्या कहा जाता है? एंटी एसोसिएशन फैक्टर, क्योंकि वो जो रोकता है 60S सब यूनिट को 40S सब यूनिट में बाइंड होने में. हमने क्या राइबोसोमल डिसोसिएशन में क्या पढ़ा कि जो 40S सब यूनिट के साथ EIF3 और EIF1A बाइंड कर जाता है, जिसके कारण 60S सब यूनिट उस पर बाइंड नहीं हो पाता है. नेक्स्ट हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. Now the formation of 43S pre-initiation complex, इसमें क्या होता है? A ternary complex containing methionine tRNA and EIF2 bound to GTP attached to 40S ribosomal subunit to form 43S pre-initiation complex. अब formation of 43S pre-initiation complex में क्या होता है? जो है 40S ribosomal subunit है उस पे EIF2 यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 वो फर्स्ट मिथ्योनिन टीआरएनए से अटैच होकर उसको बाइंड कर जाता है 40S सब यूनिट के साथ, जिसके कारण वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बना लेगा? 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. उसे क्या नाम दिया गया है? 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है. द प्रोसेस ऑफ EIF3 एंड EIF1A स्टेबिलाइज दिस प्रोसेस. जो पहले से जो EIF3 एंड EIF1A अटैच हो गए, फैक्टर अटैच हुए थे 40S राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ, वो क्या करेंगे? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलाइज करेंगे. तो हमने सेकेंड भी देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इस यहाँ पर 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया. अब नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अब 40S प्री सॉरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखते हैं. द बाइंडिंग ऑफ mRNA to 43S pre-initiation complex results in the formation of 48 initiation complex through the intermediate 43S initiation complex.
अब 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में से 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? उसके साथ एमआरएनए का अटैच हो जाए, एमआरएनए का अटैचमेंट होने के बाद वो क्या कहलाएगा? 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. This, however, involves certain interaction between some of the EIFS, यानी कि eukaryotic initiation factor and activation of mRNA. अब mRNA डायरेक्ट 40S सब यूनिट के साथ अटैच नहीं हो जाएगा, यानी कि वो डायरेक्ट अटैच नहीं होगा. वो किसकी हेल्प से अटैच होगा? वो EIF4F कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जो mRNA है वो 40S सब यूनिट के साथ अटैच होगा. अब EIF4F कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से फैक्टर प्रेजेंट होंगे? उसमें EIF4G, EIF4A एंड EIF4E कॉम्प्लेक्स, ये तीनों फैक्टर मिलकर क्या बनाएंगे? EIF4F कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. Now the EIF4F complex is formed by the association of EIF4G, EIF4A with EIF4E. Thus, so formed EIF4F referred to as a cap binding protein, bind to the cap of mRNA. Then EIF4A and EIF4B bind to mRNA and reduce its complex structure. This mRNA is then transferred to 43S complex for the appropriate association of 43S pre-initiation complex with mRNA. Energy has been supplied by ATP. अब इस प्रोसेस में क्या होता है? EIF4F कॉम्प्लेक्स है वो mRNA के साथ बाइंड कर जाता है, स्पेसिफिकली वो 5 प्राइम कैप के साथ बाइंड कर जाता है और उसे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में अटैच होने में हेल्प करता है. Now, the formation of ATS initiation complex. 40S initiation complex bind to 60S ribosomal subunits to form ATS initiation complex. अब जो 60S सबयूनिट है वो 40S initiation complex के साथ बाइंड कर जाता है और वो ATS initiation complex बना लेता है. अब वो 60S सबयूनिट है वो डायरेक्टली 48 initiation complex के साथ बाइंड नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ उसके पास ऑलरेडी जो है EIF1A और EIF3 एंजाइम प्रेजेंट है जो 60 सब यूनिट को 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होने नहीं देंगे. तो क्या होता है जब EIF2 यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो फर्स्ट मिथ्योनिन टीआरएनए को पी साइट पर अटैच करवा देगा कंप्लीटली, तब उसका फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा. तो वो क्या होगा? वो पार्टिकल लॉस हो जाएगा, यानी कि वो अब वहां से रिमूव हो जाएगा. नाउ अब एक एक करके सभी जो फैक्टर है वो रिलीज होने लगेंगे और जो 60S यानी कि बड़ा वाला सब यूनिट है वो EIF5 यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B के साथ आकर कहां पर बाइंड कर जाएगा? 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाएगा और जो उसके पास पहले से जो भी फैक्टर्स है वो सभी के सभी रिलीज कर देगा. Now, 60S subunit completely 48S initiation complex से completely bind होने के बाद जो वो EIF5B था वो भी रिलीज हो जाएगा. सो वो कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा. वो उसे क्या कहा जाता है? ATS initiation complex कहा जाता है. The binding involves the hydrolysis of GTP bound to EIF2. This step is facilitated by the involvement of EIF5. As the ATS complex is formed, the initiation factor bound to 48 as a initiation complex are released and recycled. The activation of EIF2 requires EIF5B, also called as a guanine nucleotide exchange factor and GTP. Now the regulation of initiation. The EIF4F complex formed by the assembly of three initiation factor controls initiation and thus the translation process. EIF4E components of EIF4F is primarily responsible for the recognition of mRNA cap and this step is the rate limiting in translation. EIF2 which is involved in formation of 43S pre-initiation complex also controls protein biosynthesis to some extent.
दिस इज होल प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जो 40s राइबोसोमल सब यूनिट था उस पे EIF3 और EIF1A जो फैक्टर है उसका बाइंडिंग हुआ, जिसके कारण 60s सब यूनिट उस पर बाइंड नहीं कर पाए। अब जो EIF2 फैक्टर है, यानी कि EIF2 यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, वो मिथ्योनिन टीआरएनए को लाकर 40s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करवा देता है, जिसकी वजह से उसे क्या नाम दिया गया, 40s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। नाउ जो mRNA है उस वो 40s सब यूनिट के साथ 43s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है। किसकी हेल्प से? EIF4F कॉम्प्लेक्स की हेल्प से अटैच होता है। वो आगे जाकर क्या बना लेता है, 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। हियर वी कैन सी 40s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नाउ अब जो EIF2 विथ GTP जीडीपी वो रिमूव हो जाएगा, और जो 60 सब यूनिट है वो EIF5B बीच जीटीपी के साथ आएगा और 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसके कारण जो सभी पुराने फैक्टर्स है वो सभी के सभी रिलीज हो जाएंगे, और वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। वो आगे जाके उसमें अब इलोंगेशन होगा, वो लास्ट में टर्मिनेशन होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने इनिशिएशन के बारे में पढ़ा था, अब हम इलोंगेशन के बारे में जानेंगे। राइबोसोम्स इलोंगेट द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय a sequential addition of amino acid. The amino acid sequence is determined by the order of the codon in the specific mRNA. Elongation, a cyclic process involving certain elongation factors, may be divided into 3 steps. अब इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन फैक्टर की हेल्प से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। वो मेनली 3 स्टेप में होता है। बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट के बारे में जानेंगे। द ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंटेन मिथ्योनिन टीआरएनए इन पी साइट। जैसे कि हमें पता है राइबोसोम है, उसकी पी साइट पर कौन अटैच है, मिथ्योनिन टीआरएनए अटैच है। एंड द ए साइट इज फ्री, जो ए साइट है वो फ्री है। Another amino acid tRNA is placed in the A site. This requires proper codon recognition on the mRNA and the involvement of elongation factor EEF1A and supply of energy by GTP. अब क्या होता है, जो ए साइट राइबोसोम ATS राइबोसोम की जो ए साइट है कम्प्लीटली फ्री है, खाली है। अब यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1A विथ GTP किसके साथ अटैच हो जाएगा, जो नया वाला एमिनो एसिड टीआरएनए है उसके साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी मदद से जो नया वाला एमिनो एसिड टीआरएनए है वो कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, एटीएस राइबोसोम के ए साइट पर बाइंड हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो EEF1A विथ जीटीपी उसके पास एनर्जी थी वो हाइड्रोलाइज होकर जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लेक्स आएगा, ये कॉम्प्लेक्स किन 3 चीजों से बना है, ये 3 फैक्टर से बना है। EEF1B, EEF1G, EEF1D, ये पूरा का पूरा 3 फैक्टर का कॉम्प्लेक्स आकर अब EEF1A को फिर से एनर्जीलाइज करेगा, यानी कि जो उसके पास जीटीपी था उसमें जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो फिर से नए वाले एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच होकर उसको ए साइट पर बाइंड करवा सके। नाउ as the amino acid tRNA is placed in the A site, EEF1A and GDP are recycled to bring another amino acid tRNA. तो ये हमारी पहली प्रोसेस थी, बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट। नया वाला टीआरएनए कैसे ए साइट पर बाइंड होता है, EEF1A की हेल्प से, जिसमें उसका जो जीडीपी है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स की हेल्प से वो फिर से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि वो फिर से नए वाले टीआरएनए को ए साइट पर बाइंड करवा सके। नेक्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का टीआरएनए, यहाँ पर हम फिगर में देखता है एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का टीआरएनए विथ स्पेसिफिक एमिनो एसिड के साथ ए साइट पर बाइंड करेगा। ठीक है, वो नया वाला एमिनो एसिड का जो एमाइनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि पुराने वाले जो एमिनो एसिड का है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होकर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। अब एमआरएनए पर राइबोसोम एक एक कोडोन मूव होता रहेगा,
और नया वाला टीआरएनए ए साइट पर बाइंड होता रहेगा। पुराना वाला टीआरएनए है जो एटीएस राइबोसोम के ई साइट यानी कि एग्जिट साइट से बाहर निकलता जाएगा। अब उसकी थियरी पढ़ लेते हैं। The enzyme peptidyl transferase catalyze the formation of peptide bond. The activity of this enzyme leads on 20S RNA of 60S ribosomal subunit. It is therefore the rRNA and not protein, referred to as ribosomes that catalyze the peptide bond formation. As the amino acid in the amino acid tRNA is already activated, no additional energy is required for peptide bond formation. The net result of peptide bond formation is the attachment of growing peptide chain to the tRNA in a site. इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमें पॉलीपेप्टाइड की कंप्लीट चेन मिलेगी। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। As the peptide bond formation occurs, the ribosomes move to next codon of the mRNA towards 3' C end. This process called translocation. अब क्या होगा, जो राइबोसोम्स है वो mRNA की स्ट्रैंड पर 1 कोडन 3' 5' से 3' की तरफ मूव करता रहेगा। इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बेसिकली involves of the movement of growing peptide chain from A site to P site. Translocation requires EF2 and GTP. GTP gets hydrolyzed and supplies energy to move mRNA. EF2 and GTP complex recycle for translocation. अब क्या होगा, EF2 के हेल्प से ट्रांसलोकेशन होता है जिसमें जो उसका GTP है वो हाइड्रोलाइज होकर GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। इन recent year, another site, namely exit site, E site, has been identified in eukaryotes. The deacylated tRNA moves into E site from where it leaves the ribosomes. अब क्या होता है, जो ATS राइबोसोम्स में एग्जिट साइट है वहां पर डीएसाइलेटेड यानी कि जो अनचार्ज टीआरएनए है वो बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और नया वाला टीआरएनए आकर ए साइट पर बाइंड हो जाएगा। दिस इज ट्रांसलोकेशन। सो हमने इलोंगेशन की प्रोसेस में तीनों के बारे में जान लिया है, बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब incorporation of amino acid, it is estimated that about 6 amino acid per second are incorporated during the course of elongation of translation in eukaryotes. In case of prokaryotes, as many as 20 amino acid can be incorporated per second. Thus, the process of protein polypeptide synthesis in translation occurs with great speed and accuracy. Last one is the termination of protein synthesis. Termination of elongation depends on eukaryotic release factor. अब जो टर्मिनेशन है वो यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर यानी कि ERF पर डिपेंड है। इन eukaryotic release factors ERF1 recognize all three termination codons UAA, UAG and UGA, and with the help of protein ERF3 terminates translocation. अब क्या है, जब mRNA की स्ट्रैंड पर स्टॉप कोडन रीड होगा ए साइट पर, तब ERF1 और ERF3 एंजाइम आकर ए साइट पर बाइंड हो जाएंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो पॉलीपेप्टाइड की चेन को क्लीव करेंगे यहां से, जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड की चेन अब कंप्लीटली रिमूव हो गई। नेक्स्ट वो क्या करेंगे, वो सभी सब यूनिट यानी कि जो 80S राइबोसोमल के जो 40S सब यूनिट और बड़ा वाला 60S सब यूनिट है, इन दोनों को अलग कर देंगे और सारे कर देंगे। Upon termination, the ribosomes is disassembled and the complete polypeptide chain is released. So this is translation in eukaryotes. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं।